नमस्ते किसान भाइयों, आज अपन विक्रमी उपज के लिए व्हाइट गोल्ड पैटर्न से अरहर की रोपण विधि इस विषय के ऊपर आपसे संवाद साधने वाले हैं और आपको अरहर की अच्छी खेती कैसी की जाती है ये आपको बताया जाएगा। अब इसमें कृषि साक्षरता से किसानों की कृषि समृद्धि, आपकी कड़ी मेहनत और हमारे मार्गदर्शन से हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। बुआई से लेकर तक कटाई तक तकनीकी मार्गदर्शन देकर हम किसानों को लगातार समृद्ध करने का काम करते हैं। ये जो काम करते हैं इसके अंदर हमारा व्हाइट गोल्ड पैटर्न का जो तूर है वो है, बाद में सोयाबीन का है, कपास का है और बाकी जो कुछ भी खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं और आगे उनाली फसलें बोलेंगे अपन, जो उनाली इसमें लेते हैं वो फसलें जो है। इसके अंदर आप हमारे पास में हमारे जो सब्सक्राइबर है आज यूट्यूब के वो करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा है और हमारे जो एसएमएस जाते हैं वो करीब करीब 5 से 6 लाख काश्तकारों को जाते हैं और व्यूवर्स जो है वो हर लाइव को व्यूवर्स मिनिमम 3,000 से लेके तो 15,000, 20,000, 30,000 तक जाते हैं। ये आपको हम दे रहे हैं, इसके अंदर हमें बहुत अच्छा लगता है, बड़प्पन है हमारा और आप लोग सुनते हैं और उसी की वजह से हमें और प्रोत्साहन मिलता है और आपको अलग अलग चीज़, हम नई नई चीज़ आपको बताते हैं और आपकी उपज कैसी बढ़ेंगी ये हमारा एक उद्देश्य है। अब इस साल में अपन ने क्या किया, पहली बार सोयाबीन के हर बैग में लकी ड्रॉ का कूपन डाला हुआ है और लकी ड्रॉ के कूपन के लिए ट्रैक्टर, बुलेट, हीरो होंडा शाइन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, चांदी के कुछ सिक्के, ये बख्शीश उसके अंदर रखे हुए हैं। ये आपको कूपन का वहां पर कूपन निकलने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पूरा कूपन और बिल आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। मौसम पूर्वानुमान ये 13 जून तक है। इस हफ्ते कई इलाकों में प्री मानसून आंधी तूफान की आशंका है और बारिश वैसी ही चल रही है। कल पश्चिम महाराष्ट्र का आप देखेंगे तो कोल्हापुर साइड में, सांगली सातारा साइड में, बारामती में धुआंधार बारिश होगी जहां कई नाले ओढ़े भी बह गए और वैसा मराठवाड़े में कुछ एरिया में हो गया। विदर्भ के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उधर वर्धा चंद्रपुर एरिया में भी हुआ है बारिश। ये पूरा प्री मानसून का है। मानसून अभी 13 जून तक मानसून का आगमन की उम्मीद नहीं है। दक्षिण मराठवाड़ा इस हफ्ते में तूफानी बारिश हो रही है और संभावना है, लेकिन कहाँ कम कहाँ ज्यादा, ऐसी हर जगह होगी ऐसी नहीं है। आपके औरंगाबाद में होंगी, छत्रपति संभाजीनगर में होगी तो सिल्लोड में नहीं होगी, कन्नड़ में नहीं होगी। यदि कन्नड़ में हो गई तो संभाजीनगर में नहीं होगी। इस तापमान पिछले सप्ताह से तुलना गिरावट आ जाएगी। तापमान टेम्परेचर करीब करीब 3 से 4 डिग्री से कम हुआ है। तूफानी बारिश के दौरान जो बारिश हो गई है अभी, इसके दौरान बुआई करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आगे की जो अच्छी बारिश है वो कब आएगी, कितने दिन में आएंगी ये आज अपने को मालूम नहीं। आज बुआई करोगे और टेम्परेचर बढ़ गया तो आप जो बीज डाला हुआ है वो आपका बेकार हो सकता है। इसलिए जब तक अच्छी बारिश नहीं होती तब तक बुआई का कोई भी आप दिमाग में लेना नहीं कि मुझे बुआई करनी है करके। कई किसानों ने अभी भी बीज नहीं खरीदा है, वो जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट में हर रोज बीज की खपत बढ़ रही है और आप यदि देर से जाएंगे तो एक आधे बार आपको जो चाहिए वो वैरायटी नहीं मिलेगी, कोई भी दूसरा लेके आना पड़ेगा। आज जो मिलती है वो लीजिए, बिल में लीजिए और कोई ज़्यादा एक वैरायटी के पीछे ना पड़िए। यदि आपको ज़्यादा एकड़ में लगाने का है तो 2-4 वैरायटी लेके आप लगाना चालू करिए। और लकी ड्रॉ का आयोजन जो है वो आपको उसका पंजीकरण करना जरूरी है। जो मैंने बोला वो पंजीकरण करने के बाद में ये ड्रॉ आपका हमारा अगस्त महीने के आखिरी में खुलेगा। संक्षेप में महत्वपूर्ण कृषि सप्ताह सलाह 3 जून। सोयाबीन के फसल के बारे में जानकारी, ये 3 फसलों के बारे में जानकारी तो ये बार बार देते जा रही है। त्र्यंबक है, आश्रय है और सही है।
ये आप खरीदिए। और बूस्टर के बाकी के जो बीज है 9305, 335, केडिया 612, 726, 753, ये सभी बीज बाजार में उपलब्ध है और वाजबी कीमत में है। तो आपको जब लेना है तो बूस्टर के बीज खरीदिए, जहाँ के आपको पैसा भी ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा और अच्छा बीज आपके हाथ में लगेगा। बाद में आपको सोयाबीन का बीजोपचार करना है, ये भी बताया गया है। क्या है? जोरमेट या पिक्सल, उसके साथ में रियांज एक शेकर बॉटल दी, इसके अंदर डालिए और आप शेक करके वो बीज के ऊपर डालिए। प्रमाण जो है जोरमेट 3 मिली या तो पिक्सल 2 ग्राम प्लस रियांज 4 ग्राम, ये प्रति किलोग्राम का सीड ट्रीटमेंट का ये है। 8 से 15 दिन पहले कर सकते हैं, 2 दिन पहले कर सकते हैं और 1 से 1.5 घंटा पहले भी कर सकते हैं। कोई इसकी कोई ये चिंता नहीं है कि आप करके कब रखोगे, क्या करोगे। आज भी आपने करके रख दिया तो भी चलेगा, कोई ये नहीं है। और आपको सोयाबीन के अंदर जो खरपतवार नाशक का उपयोग करना है वो बूस्टर का अमोनिया है 12.4 ग्राम। ये आपकी जब पेरनी हो जाएगी, सोइंग हो जाएगा, बुआई हो जाएगी, उसके 3 दिन के अंदर आपको यह मारना है। यदि आपका कुछ घास निकल के आया होगा, खरपतवार निकल के आया होगा, तो ओंडो या तो ग्रोमोक्सोन इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। जितना निकला हुआ खरपतवार है वो पूरा जल जाएगा और बाकी का अमोनिया के साथ में जल जाएगा। और खरपतवार नाशक के लिए आपको जो पंप वापरना है वो बैटरी का चार्जिंग का वापरना है, पावर स्प्रेयर नहीं वापरना है या ट्रैक्टर स्प्रेयर नहीं वापरना है। और पानी आपको साफ सुथरा लेना है और कम से कम 150 से 200 लीटर पानी आपको वापरना जरूरी है। यदि खाद के बारे में, यदि सुपर फॉस्फेट का चाहे, यदि जमीन अच्छी होगी आपकी तो 3 बैग सुपर फॉस्फेट और पोटैश 25 किलो। यदि मीडियम सॉइल होगी तो डीएपी 12-32-16, 14-35-14, 10-26-26 एकरी 1 बैग। उसके साथ में सल्फर WDG, सल्फा बूस्ट या तो दानेदार सल्फर 5 किलो। कमी यदि जमीन हल्की होगी तो आपको क्या करना है, 20-20-013 या 24-24-08 और उसके साथ में पोटैश डालना है। और जमीन अच्छी खासी नमी नहीं हो तो उसके लिए आप बुआई की कोई भी गड़बड़ ना करें। और बीबीएफ का उपयोग करते हैं तो अच्छे रहेगा। कपास की फसल के बारे में जानकारी, कपास का हो सके इसलिए जल्दी खरीदिए, यदि संभव हो तो चोर बेटी BG4 BG5 बीज ना ले। ये जो चोर बेटी BG4 BG5 ये अभी तक अपने गवर्नमेंट ने इसको कोई भी परमिशन दी नहीं है, फिर भी बाजार में आ रही है। उसके माँ बाप किसी को मालूम नहीं है, वैरायटी का नाम मालूम नहीं है, इसीलिए इससे बच के रहिए। और जो कुछ भी आपको कपास का बीज लेना है वो बिल में लीजिए और अच्छे कंपनी का लीजिए और बिल संभाल के रखिए। और यदि आपको सूखे में पेरना है, पेर दीजिए, सोइंग डिबलिंग कर दीजिए, उसके बाद बारिश आ जाती है। नहीं तो बारिश आने के बाद में जमीन आपकी ठंडी हो गई, जब आप उसका डिबलिंग कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। आरआर के बारे में अभी मैं पूरा आरआर के बारे में आगे आपको बताऊंगा, कोई सवाल ही नहीं आता है। अब आरआर के बारे में विक्रमी उत्पादन जो लेना है उसके बारे में आपको सविस्तर में अभी बताया जाएगा। क्या है, पहले प्रस्तावना है, अनुभूमि का चयन, बुआई का समय, आरआर के उचित किस्म, आरआर का रोपण, आरआर का प्रबंधन, आरआर डीरे खुदाई, खरपतवार नाशक, प्रमुख रोग, कीड़, कोहरा, पानी प्रबंधन, आरआर छिड़काव प्रबंधन, ये सब बताया जाएगा। विश्व में आरआर के बारे में पूरे विश्व में 70% का जो उत्पादन है वो पूरे भारत में होता है। और इसी तरह इसकी खपत भी 70% जो है, 70% जो है वो भारत में है। अब आरआर उत्पादन के कमी के कारण फ्यूजारियम विल्ट, मर बोलेंगे आप, पौधा सूख जाता है, स्टेम ब्लाइट आता है, स्टेम कैंकर आता है।
उसके बाद में वो गिरावट के प्रमुख का मुख्य फसल का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी क्या होता है, अरहर जो लगाना है भाई चलो घर के पुरता हो गया, चलो लगा दीजिए उसको। अरहर ये आप इसको, ये आपका मुख्य पीक है, इसका दर्जा दीजिए। कम लागत में अच्छा उपज देने वाला जो फसल है वो है अरहर। इसका मेजर कारण जो है विल्ट, शाखा विल्ट और स्टेम कैंकर ये ज़्यादा आते हैं। बीज का चयन, पारंपरिक खेती की विधि, शाखाओं की संख्या में वृद्धि पर ध्यान दें, बेमौसम बारिश और कोहरा इसके ऊपर ध्यान दें, निराई गुड़ाई, जल प्रबंधन और स्प्रे प्रबंधन, सही बीज का चयन। यदि संभव हो तो घर का उगाया हुआ बीज प्रयोग से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? जब आप अरहर लगाते हैं, बाजू में किसने लगाया, तुमने एक बार 711 लगाया होगा, उसने या और चारू लगाया होगा या और कोई लगाया होगा, तो इसका पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद में क्या होगा, फिर आपको सही उसकी किस्म नहीं मिलेंगी। इसीलिए घर का बीज लगाना है। यदि आपके बीज के बाजू में कोई नहीं होगा 500 मीटर के अंदर, तो आप आपका घर का बीज ले सकते हो। यदि होगा तो आप नहीं ले सकते। शुद्ध बीज का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा बीज, जर्मिनेशन अच्छा, सफाई अच्छा, एक सरी का दाना, आनुवंशिक गुणवत्ता ये उसमें होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी उगवन शक्ति और सही कीमत। अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। रोग प्रतिवादी शयन बीज, बूस्टर यदि आपको मिलता है तो 716, 711 और 700 गोदावरी ये जाति चुनिए। 716 आपको लाल में जाएगा, 711 और गोदावरी आपको सफेद में जाएगा। आशावादी क्यों है? अरहर फसल आशावादी क्यों है? उचित योजना और प्रकृति का सहयोग मिलने पर प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक उत्पादन मिलता है। उत्पादन की कम लागत होती है और अच्छा बाजार मूल्य मिलता है। ये व्हाइट गोल्ड पैटर्न के अनुसार किया हुआ क्रॉप है, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। भूमि का चयन अच्छा करिए। भारी भूमि, मध्यम भूमि, हल्की भूमि। हल्की भूमि में आप यदि अरहर लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, क्योंकि उसके अंदर आपको पानी का प्रबंधन नहीं होगा। वहाँ पे पानी का प्रबंधन हुआ तो भी आपको हल्के भूमि के अंदर जो अरहर का पौधा बनना है वो हिसाब से बनेगा नहीं। आप मध्यम भूमि और भारी भूमि में अरहर लगाइए, अच्छे आ जाएंगे आपके पास। बुआई का समय 1 जून से 15 जुलाई तक ये खरीफ की बुआई होती है। 15 जुलाई से 15 अगस्त की अर्ध रबी की बुआई होती है। अभी हम देख रहे हैं इसको कि आगे और कौन से सीजन में आप अरहर ले सकते हैं। इसके ऊपर हमारे फार्म के ऊपर कुछ प्रयोग चल रहे हैं, वो यदि सक्सेस हो गए तो वो भी आपको बताए जाएंगे। उपयुक्त किस्में, उनके बारे में लाल तुअर की उन्नत किस्म। लाल तुअर के अंदर सुधारित जो है, सुधारित बोले तो कृषि अनुसंधान केंद्र ने निकाली हुई BSMR 736, BDN 716, मारुति, PKV तारा, आशा और विपुला। और अनुसंधानित जो कंपनियों ने खुद की निकाली हुई है वो कौन सी है? अंकुर की चारू है, कावेरी की संपदा है, निर्मला की दुर्गा और दफ्तरी की दफ्तरी 48 है। अब BDN 716 लाल तुअर 165 से 170 दिन है, लाल है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगाई जाती है। और मध्यम देर से पकने वाली किस्म है कि डाईबैक और वांझ रोग को प्रतिरोधक है। इस किस्म के 100 बीजों का वजन 11 ग्राम भरता है। अधिक संख्या और शाखाओं का अर्थ है अधिक आय। और दालों, जो अपन दाल खाते हैं ना, उसकी गुणवत्ता बहुत बड़ी है। सफेद में BDN 711, गोदावरी, खड़का और BSMR। अब BDN 711 150 से 155 दिन, 716 से थोड़ा 10 दिन पहले। सफेद है, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा चलती है। यह कम अवधि वाली किस्म है, जल्दी आने वाली है। डायबैक और वांझ रोग को प्रतिशील है। कम ही पानी और सूखा खेतों में भी हो सकती है। किस किस्म की फलियां एक साथ में पकती है? फलियों में न गिरना और न फूटने का गुण है। प्रचुर शाखाओं के कारण अधिक उपज है और दालों को बेहतर गुणवत्ता है।
उसके बाद में गोदावरी बीडीएन 2013-41, डायबैक और शाखा विल्ट के रोग प्रतिरोधी है, जितनी संभव हो उतनी शाखा है, उत्पादन में आगे है, मध्यम अवधि है और बांझ रोगों को प्रतिरोधी और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली दाल है। अरहर के बीजोपचार, अरहर का बीजोपचार क्यों करना चाहिए? अरहर के अंदर आप यदि बीजोपचार नहीं करोगे तो आप जड़ सड़न, शाखा विल्ट और स्टैम्प कंकर, इस जो पूरे जो रोग है ये आपको दिखाई पड़ेगा खेत के अंदर। बीज उपचार करने से आप करीब करीब 60 से 70% बच सकते हैं। और इसको बीजोपचार जो है वो आपको जैविक ही चलता है, रासायनिक बीजोपचार से कुछ फायदा होता नहीं। क्या करना चाहिए? रासायनिक कवनाशी जो बताया मैंने आपको, बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। जैविक कवनाशिक में ट्राइकोडर्मा में आपको WP वेटेबल पाउडर मिलेगा, डेक्सोफॉर्म वेटेबल और लिक्विड में। ये जो है वेटेबल पाउडर जो है ये आप डाल सकते हैं खातों में वगैरह, ये पानी में घुलता नहीं। डेक्सट्रोज है 100% पानी में घुलता है और लिक्विड भी बाजार में आता है। अब लिक्विड जो आता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका काउंट क्या है, ये हम आपको आज बता नहीं सकते हैं। और इसका जो उपयोग आपको करना है वो क्या करना है, 10 ग्राम प्रति किलो। क्या क्या काम करेगा ये? फ्यूजारियम विल्ट, फाइटोप्टेराब्लाइट, स्टेम कैंकर, और इसके साथ में आप PSB भी लगा सकते हैं। ये लगाने से, ट्राइकोडर्मा लगाने से इसके ऊपर आपको प्रभावी नियंत्रण मिल सकता है। और एक ही कंपनी है बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स की, जो आपको अरहर के साथ में ट्राइकोडर्मा पाउडर का 10 ग्राम का पाउच देती है, बाकी कोई कंपनी नहीं देती है। तो आप खरीदते समय बूस्टर का ही बीज खरीदिए, उसके अंदर आपको ट्राइकोडर्मा मिल जाएगा, बेलेना। यदि आपने ट्राइको दूसरी लिया होगा तो ट्राइकोबूस्ट DX करके जो बूस्टर का उत्पादन है वो डालिए, उससे आप बीजोपचार करिए, आपको अच्छा सा उसका फायदा मिलेगा। ये देखो ट्राइकोबूस्ट पानी में पूरी तरह घुलनशील है, 10 गुना अधिक प्रभावी है। ये जितने भी ट्राइकोडर्मा बाजार में है उससे 10 गुना प्रभावी है, जल्दी लागू होता है और प्रयोग करने में आसान है। अरहर रोपण अंतर। अब बीजोपचार का जो है थोड़ा वीडियो क्रैश हो गया। बीजोपचार में क्या करने का है, बीज खोल देने का, जो आपको ट्राइकोडर्मा पावर दिया हुआ है, पाउडर दी हुई है, इसको आप 4 से 5 मिली पानी के अंदर डाल के उसको अच्छा घोलिए और पूरे बीज के ऊपर जाके हल्के हाथ से उसको पूरा मिलाइए, बाद में थोड़ा हलाइए और उसको सुखाइए। इस तरीके से आपको अरहर का बीज उपचार करना है। रोपण अंतर, मिट्टी का प्रकार और उर्वरता के हिसाब से रोपण का अंतर, जातियों का लक्षण इसके ऊपर है, किस्मों की वृद्धि का प्रकार, सिंचाई सुविधा, पोषक तत्व और अंतर फसल कीट रोग प्रबंधन, इसके ऊपर आपका बुआई का जो आपको अंतर रखना है 2 पंक्तियों में और 2 झाड़ों में, ये इसके ऊपर निर्भर होता है। रोपण अंतराल का प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या, पेड़ों की शाखाओं की संख्या, समग्र उत्पादन और सिंचाई प्रबंधन, ये आपको रोपण अंतराल का महत्व है। बाद में उचित दूरी, सिर्फ अरहर खेती की विधि, समान दूरी पर फसल लगाने की विधि, जोड़ और तूर रोपण की विधि और इंटरक्रॉपिंग अरहर की विधि। अभी ये व्हाइट गोल्ड पैटर्न अरहर रोपण के लिए उचित दूरी, फिर सिर्फ अरहर की खेती। आप देखिए 6 फुट 7 फुट के ऊपर लगाया और यहाँ पे 1 फुट के ऊपर ये लगाया हुआ है। इसका भी आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए 5 फुट पे या 6 फीट पे आपकी खेती कैसी है, भारी है, हल्की है, वो हिसाब से आपको करना है, मध्यम है। और दोनों का अंतर 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट रख सकते हैं। इस हिसाब से करते तो देखो उसका जो नीचे का जो खोड़ बोलते हैं अपन, पौधा है, वो कितना बड़ा बनता है और उसको ब्रांचिंग करने के लिए कितनी अच्छी जगह मिलती है। जोड़ पंक्तियों में क्या है, 2 पेड़ों में अंतर 1.5 फीट है, 2 फीट, 3 फीट के ऊपर है, 4 फीट के, 5 फीट के ऊपर 2 पंक्तियां हैं। ये और दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 फीट है। इधर 5 फीट, बाद में और 5 फीट, और बीच में जो है ये क्यों छोड़ना है आपको, इससे अंदर आप निराई गुड़ाई, बाद में छिड़काव, खाद डालना, ये सब चीजें अच्छी कर सकते हैं।
अब देखो 5 फुट दोनों का है, 10 फुट, 5 फुट 10 फुट, 5 फुट 10 फुट। इस हिसाब से आप यदि अरहर का रोपण करते हैं तो आपको अरहर के अंदर उपज अच्छी खासी मिल सकती है। अब ये देखिए अंतर फसल, अभी क्या किया है, 2 सोयाबीन डाला हुआ है, वहाँ से 5 फुट, इधर से 5 फुट या 4 फुट, 6 फुट ही छोड़ा हुआ है, बीच में अरहर है, अरहर बढ़ रही है, और बाद में इधर 3 पंक्तियों में सोयाबीन लगाया हुआ है, बीच में एक बार अरहर लगाई हुई है। अब व्हाइट गोल्ड पैटर्न में आपको ये बीबीएफ का हम यंत्र बताते हैं, ये कितना है, 5 फनी यंत्र है। 5 फनी में क्या है, पहला सोयाबीन है, दूसरा खाली है, तीसरा तूर, चौथा खाली, बाद में 2 सोयाबीन। जब घूम के आते हैं तो ये सोयाबीन के बाजू में सोयाबीन, उसके बाद में खाली आएगा, उसके बाद में 2 तूर आएगी, उसके बाद में और खाली, बाद में सोयाबीन। ऐसे इस हिसाब से आप सोइंग करो, आपको उपज अच्छी मिलेगी। अब ये 7 फन वाला, पहला मैंने कौन सा बताया आपको, 5 फन का बताया, अभी ये 7 फन वाला है। 7 फन में क्या करना है आपको, 2 सोयाबीन, 1 खाली, 1 तूर, 1 खाली, बाद में 4 सोयाबीन, 1 खाली, 1 तूर, 1 खाली और 4 सोयाबीन। इस हिसाब से आपको 7 फनी वाला जो आपका रोपण यंत्र है वो हिसाब से आपको इसका एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे 5 दांतों वाला बोए से कैसा है, इधर का 2 छेड़ दिया, बाद में 2 1 छोड़ दिया, इस हिसाब से 5 दांतों वाले बेड़ों पे अरहर की ऐसी खेती होती है। बाद में 7 दांतों वाले में क्या है, ये 6 लगाए, 2.5 फुट छोड़ा, ये लगाया, ये 2.5 फुट, ये निकलने के बाद में कितना हो गया, ये 5 फुट हो गया। अब ये दोनों भी अपन ने क्या किया, 1-1 फुट के ऊपर लगाए, इस हिसाब से 5 फन और 7 फन, इस हिसाब से आपको काम करना है। अभी यहाँ पे देखो सेम 5 है, 2 फीट यहाँ पे छोड़ा है, ये दोनों के इसमें कितना हो गया, 4 फीट का डिस्टेंस हो गया। अरहर के लिए आपको जितना डिस्टेंस अच्छा मिलेगा उतनी अरहर का पौधा अच्छा बढ़ सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है, और जितना ब्रांचिंग करेगा, जितनी शाखाएं आएगी, उतना अरहर का आपको उपज अच्छी मिलेगी। अब ये देखो, यदि लाइन की दूरी 2 फीट ही है, ये 2 फीट तो भी चलता है, पर यहाँ पे कितना गया, 2 और 2 4 फीट के ऊपर अरहर आ गई। अब ये 1.5 फीट के ऊपर है, 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट, ये 6 फीट हो गया, कितने पर आ गया अरहर, 6 फीट पर आ गया। जो जमीन आपकी चिबाड़ की है, पान पसंद के, जहां पानी पकड़े जाता है, सॉइल ऐसी पूरी चिकट बन जाती है, उस खेती में आपको अरहर जो लगानी है वो बेड़ के ऊपर लगानी है। बेड़ के बीच उचित दूरी बनाए रखा पड़ेगा। शाखा निशयों का प्रयोग से खरपतवार का नियंत्रण को आपको करना पड़ेगा। अब इंटरक्रॉपिंग कपास के अरहर कल्टीवेशन सिस्टम, कपास के अंदर अवधि में अंतर, फसल अवस्था में परिवर्तन, छिड़काव कार्यक्रम में बदलाव और सिंचाई में प्रबंधन। इसीलिए संभव हो तो तूर अरहर को कपास में नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है, इसका छिड़काव के टाइम में इसको जरूरत नहीं होती है, इसके ऊपर भी छिड़काव होता है और जगह नहीं मिलती है। जब यदि आपको दोनों क्रॉप सही के आते हैं तो अरहर का क्रॉप इसके अंदर सही आता नहीं। ये पुराना जमाना था, जब भाई चलो घर के लिए अरहर डालने है क्या, 4 कपास के छोड़ दिए, 1 अरहर लगा दीजिए, 4 जवार लगा दीजिए, 1 अरहर लगा दीजिए। पर उसमें ना करिए, आप अरहर को अच्छा दर्जा दीजिए, उसको सही फसल समझिए और सही अंतर से उसका बुआई करिए, रोपण का दोनों झाड़ों का अंतर बराबर रखिए। आपको निश्चित रूप से अच्छी खासी फसल की उपज आएगी और वो उसके हिसाब से आप भी सही मायने में बोलेंगे कि नहीं, ये फसल अपने को व्हाइट गोल्ड पैटर्न के हिसाब से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी उर्वरक प्रबंधन क्या करना है, सिर्फ अरहर बुआई के साथ में अरहर के लिए आपको ज्यादा खाद के ऊपर, उर्वरक के ऊपर ख्याल देना नहीं चाहिए। बुआई के साथ में एक ही बार देते थे, 24-24-08 या 20-20-13 एक बैग दे दो। इंटरक्रॉपिंग होगा तो डीएपी 12-32-16, 14-35-14 इसमें से एक कोई बैग लग सकते हो। यदि अदर फसल के बाद खाद डालना है,
अंतर फसल निकाल लिए और खाद डालना है तो क्या करना है, 24-24-08 या 20-20-13 का एक बैग डालना है आपको। और मृदा कीटक नियंत्रण, मृदा कीटक नियंत्रण बोले तो जमीन के अंदर जो कीड़े, कटवर्म है, वानू है, गोगलगाय है और हुमनी की अल्ली है, इसके लिए आपको किस्ता जीआर एकड़ के अंदर 5 किलो, जिस दिन आप बीज का रोपण करोगे, बुआई करोगे, उसी के साथ में आपको इसको डालना है। किस्ता जीआर 1 एकड़ के लिए 5 किलो। अब खरपतवार नाशक के बारे में थोड़ा सा संभल के रहिए। सोयाबीन के लिए जो शाकानिशी आप वापरते हैं उसकी मात्रा 20% कम करके अरहर में छिड़काव करें। बोले तो क्या है, यदि 1 एकड़ के अंदर आपको 800 ml लगता है तो ये 800 ml आपको 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ में वापरना है। नहीं तो सरी का वापरोगे, जो सोयाबीन का ही जो है शाकानिशी वही जाने वाली है, तो सोयाबीन का ही यदि आप प्रमाण यदि अरहर के इसमें लेते हैं तो आपको अरहर का फसल आपकी थोड़ी सी तकलीफ में जाएगी। तो उसको क्या करो, 20 से 25%, यदि 12.4 ग्राम आपको अमोनी देना है तो 12.4 ग्राम अमोनी आप 1.25 एकड़ में डालिए, 1.5 एकड़ में डालिए जमीन के अनुसार। और ये जो 3-4 शाकनीसी है इसका अरहर के अंदर बिल्कुल उपयोग ना करें। जो हमने हमारे फार्म पे किया है, कुछ हमारे किसान भाइयों को बताया है, उन्होंने भी बोला है कि साहब इससे फसल को तकलीफ होती है, वो है क्लोबेन, ब्यूजिफ्लेक्स और एरीज। अब पत लेपन और छटाई का समय का महत्व, 25 दिन के बाद में निराई गुड़ाई। डीरे खुदाई के फायदे क्या है, 3 बार डीरे खुदाई करने आपको, 25 दिन, 50 दिन, 75 दिन खुदाई की विधि और फफूंदीनाशक का प्रयोग। ये खुदाई का मशीन दिया हुआ है। ये खुदाई का मशीन पीछे उसको गार्ड दिया हुआ है, क्योंकि ये ब्लेड कभी कभी सटक सकता है, निकल जाता है तो वो लगने का डर होता है, तो ये गार्ड देने की वजह से आपको कोई लगने का नहीं है। डीरे खुदाई का 25 दिन का वीडियो बताया जाएगा, डीरे खुदाई का ये वीडियो बताया जाएगा आपको। डीरे खुदाई का 25 दिन का वीडियो देखने का फायदा। हाँ, इसका वीडियो जरा थोड़ा करप्ट हो गए। तो डीरे खुदाई 25 दिन के बाद में फसल कैसे दिखती है, उसके बाद में 50 दिन के बाद में देखिए, पहले खुदाई किया 25 दिन में आपको इतना ब्रांचिंग चालू हो गया इसका। 50 दिन में जब आप इसकी और खुदाई करोगे तो फसल इस टाइप से दिखेगी आपको, और 75 दिन के बाद में फसल देखिए कैसे दिखती है। तो अरहर को खुदाई और उसका ज़्यादा पौधे हो गए तो निकालना, ये बहुत ज़रूरी है। उसी के ऊपर आपकी फसल की क्वालिटी रहेगी, उपज अच्छी आएगी। तो आप 25 दिन, 50 दिन और 75 दिन, ये दिनों में आपको उसकी खुदाई करनी है, और खुदाई मशीन आपको मैंने बताया है। अब यदि खुदाई करने के बाद में, हर खुदाई के बाद में ब्लू कार्ड या तो विम सुपर 40 ग्राम प्रति पंप से छिड़काव करना है। क्यों करना है, खुदाई करने के बाद में यदि मौसम बादल छाए हो गए या थोड़ा सा बारीक बारिश आती होगी तो वहां से फंगस ना जाना, इसीलिए आपको ऊपर से इसका एक बार छिड़काव करें, हर एक में एक बार ऊपर छिड़काव कर दीजिए, आपके फसल को तकलीफ नहीं होने वाली है। प्रमुख रोग कौन से रोग है, फ्यूजारियम विल्ट, फाइटोप्थेरा शाखा विल्ट बोलते हैं इसको। भारी बारिश के कारण जल भराव से विल्ट, फ्यूजारियम विल्ट और फाइटोप्थेरा ब्लाइट आता है, भारी बारिश और जल भराव होने से। और फाइटोप्थेरा ब्लाइट, और ये जो आपकी फसल का जो पौधा होता है, कहीं हरा होगा, कहीं अफेक्टेड होगा, कहीं हरा होगा। जल भराव से विल्ट, अभी बारिश के कारण जड़े के हवा के संपर्क न होने की वजह से अरहर का पेड़ ये अवस्था में मर सकता है। और उसके लिए उपाय क्या है, पानी को धरकर रखने वाली भूमि बुआई हमेशा मेड़ों या क्यारियों में करना चाहिए।
क्या में करना चाहिए, ऐसा ऊपर बांध के ऊपर करो या क्वेरी के ऊपर करो, ढलान क्षितिजा नाली बनाकर खेत से पानी बाहर निकाल देना चाहिए। फ्यूजारी मिल के लक्षण क्या है, ये देखिए फ्यूजारी मिल ये यदि देखते हैं तो इसको कोई ये मायने नहीं रखता नहीं। यदि आपको कोई भी पौधा सूखा दिखा आप उसको तोड़िए, फाड़िए, बीच वाली जो नस है जो पूरा नीचे से खाद वगैरह ऊपर लेके जाता है, पानी लेके जाता है, ये नस काली पड़ जाती है। इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से ही हो जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, ट्राइकोबुस डीएक्स का बीजोपचार करना जरूरी है। यदि हमारा अरहर का सीड लिया होगा आपने 711, 716 गोदावरी उसके साथ में है, यदि आप दूसरा अरहर का बीज लिया होगा तो ट्राइकोबुस डीएक्स 1 किलो को 10 ग्राम का उसका आप प्रक्रिया करिए और लगाइए। अचानक सूख जाता है, जड़ सड़कर मर जाती है, पेड़ों को उखाड़ना आसान होता है, सफेद जड़ों का अभाव नहीं है, उखड़े हुए पेड़ को सड़ना यदि और काली मिट्टी बन जाएगी। विभाजित किया जाए तो धड़ में एक काली पट्टी बन जाती है, ये देखिए ये बन जाती है। अब इसके लिए नियंत्रण में क्या है, ट्राइकोडर्मा पाउडर हमने दिया हुआ है, ये ट्राइकोबुस डीएक्सी है, ये आप दोनों हमारे पूरे अरहर बीज के साथ में दिया हुआ है। उल्टा पलट करनी चाहिए हर जगह पे। अरहर यदि वो खेत में डाले होगा आपने बुआई की होगी तो नेक्स्ट ईयर आप दूसरा खाद लीजिए, या तो जो इसमें आपके रो आई होगी जहाँ पे आपकी पंक्ति आई होगी वो पंक्तियों को छोड़ के दूसरे पंक्तियों में आप ले सकते हैं। ड्रेंचिंग अगस्त महीने में आपको दोबारा ड्रेंचिंग करना है। पहले आपको बीज प्रक्रिया करनी है, उसके बाद में आपको उसका ड्रेंचिंग भी करना है। यदि ये ड्रेंचिंग अगस्त या सितंबर में करिए आपको फ्यूजारी मिल्ट और फांदी मर से आप बचाव कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये फाइटोप्थोरा ब्लेड शाखा विल्ट मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे डैमेज हो गया, ऊपर हरा है, ये यहाँ पे डैमेज है, बीच में हरा है, ये फाइटोप्थोरा ब्लाइट है। लाल धब्बे गिरना हो जाता है, धब्बे लगाने के बाद ऊपरी शाखा का मरना चालू हो जाता है और किसी शाखा या तने पर लगी गांठ भी आपको दिखाई पड़ जाती है। ये कैसा लगता है, स्टेम कैंकर। इसके बाद में एक स्टेम कैंकर का भी प्रकोप तुअर के ऊपर होने लगा है। उसके अंदर ऐसे गठाने आती है, बड़े बड़े सड़ना चालू हो जाता है खोड़ों के ऊपर। ट्राइकोडर्मा प्रति बीज की उपचारित करिए। विल्ट के प्रकोप से पहले अगस्त और सितंबर में ट्राइकोडर्मा डिप्स का खाद में मिला के डालिए या उसका ड्रेंचिंग करिए या कोई उर्वरक के साथ में डालिए, मिट्टी के साथ में डालिए, चल जाता है। यदि उपलब्ध हो अच्छी गुणवत्ता का सूडोमोनास का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तने का कैंसर शुरू हुआ, स्टेम कैंकर शुरू हुआ तो ब्लू कार्ड दे और फिर क्रिप्टॉस का एक स्प्रे दे। यदि स्टेम कैंकर का आपको कहीं पे भी दिखाई पड़ा तो उतने ही खोड़ों के ऊपर मारना है, पूरे झाड़ों के ऊपर नहीं मारना है। अरहर में किसान भाई की कहाँ गलती हो रही है, स्टेम ब्लाइट के लिए स्प्रे करना है, बराबर है, या तो स्टेम कैंकर के लिए स्प्रे करना है। कहाँ करना है, आप क्या करते पूरे झाड़ों के ऊपर, कोई नहीं, जहां पे पौधों के जो फांदियां होती है, जो डंडियां होती है, उसके ऊपर उसका स्प्रे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि रोग का जो दिखना है वो कहाँ पे है, वो खोड़ों के ऊपर है, वहां पे स्प्रे करिए, आपको उसका कंट्रोल अच्छा मिल जाएगा। नियंत्रण, जमीन में पानी का गिरना बेहतर होने वाली जमीन या बेड पर अरहर का रोपण करिए। गर्मी के खेत में गरज जुताई कीजिए। बोले तो आपको जो खेत में अरहर लगाओ या कोई भी फसल लगाओ, कम से कम 1 से 1.5 महीना तो धूप उसने खाना चाहिए वो खेत में, तो अपना गट्टी वगैरह करके पूरा। किस्म का चयन जाना, जैसब बूस्टर बीडीएन 716 711 ले सकते हैं। फसलों की अल्टीपल्टी करना जरूरी है। बीजों का जैविक कवने से ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करिए। यदि मिट्टी में ह्यूमस की अच्छी नमी हो तो ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग अगस्त माह में दोबारा करना चाहिए। शाखाओं पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो ब्लू कार्ड का काढ़ा छिड़काव करना चाहिए। कहाँ पे, शाखाओं के ऊपर। अभी ये बांझ रोग, ये सबसे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र और नगर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई पड़ा हुआ है।
पिछले 3 साल में। इसमें क्या होता है, ये जो देखेंगे ना, पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं और एकदम पौधा हरा हो जाता है। ये स्टेरिलिटी मोज़ेक है और उसको कोई फ्लावरिंग नहीं, उसको कोई फली नहीं पकड़नी, कुछ नहीं पकड़नी। इसके लिए आपको सादा सोपा उपाय है। ये होता है माइट्स की वजह से, कोड़ी जो होती है उसकी वजह से ये स्टेरिलिटी मोज़ेक का वायरस अपने को दिखाई पड़ता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, सल्फाबुल डीएक्स का 15 लीटर पानी के अंदर 30 ग्राम डाल के उसका छिड़काव करिए, तो आप स्टेरिलिटी मोज़ेक से बच सकते हो। अभी स्टेम कैंकर, तने पर कैंसर, ये देखिए कैसा होता है, ये बताया मैंने पूरा। तो यहाँ पे आपका छिड़काव जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। और छिड़काव में क्या वापरना चाहिए, ब्लू कार्ड या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम पंप के लिए, उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम। यदि ये दोनों नहीं हुआ तो कोनिका ऐसा है जहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसुगामाइसिन उसके अंदर डाला हुआ है, आप कोनिका ले सकते हैं, कोई ये नहीं है। यदि आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नहीं मिलता है तो आप प्लेंटोमाइसिन, वेलिडामाइसिन ये भी यूज कर सकते हैं। कीट प्रबंधन, सबसे पहले अरहर के फसल के ऊपर कौन सा आते हैं, पत्ते लपटने वाली इल्ली। ये इल्ली क्या करती है, ऐसी पत्ते लपट लेती है और अंदर रहती है। आप कितना भी ऊपर स्प्रे मारो, कुछ भी करो, ये इल्ली मरती नहीं, क्योंकि आपका जो छिड़काव है वो पत्ती के अंदर, पूरे पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इस पर जाएगा, वहाँ पे गया जहाँ पे मरेगी, नहीं गया तो नहीं मरेगी। और इसका यदि आपको छिड़काव इसके लिए करना ही जरूरी है और आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते कि नहीं बहुत इल्ली आ गई, तो शाम के टाइम में करिए या तो सवेरे सवेरे करिए, तो आपको 40 से 50% इसका फायदा मिल सकता है। थ्रिप्स, इसको आप इल्ली, तुअर अरहर बोले तो क्या होता है, आप सिर्फ इल्ली को देखते हैं, बराबर है, बाकी कोई भी कीटक को देखते नहीं। पर ये कीटक कितना भयानक है ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। अभी ये कीटक आपका फल्ली बनने के लिए पहले फूल के ऊपर अटैक करता है और फूल को गिराता है। अब ये कैसा है, ये देखिए, ये सिर्फ आपको फूल के ऊपर ही दिखेगा, बाकी पूरे पौधे के ऊपर कहीं नहीं दिखेगा। और फूल के यहाँ पे नीचे जाके उसकी में का रस चूसेगा, और रस चूसने के बाद में क्या होगा, फूल ऑटोमेटिक गिरना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको छिड़काव की बहुत जरूरी है। फूल दो प्रकार से गिरते हैं, एक तो फॉग आ गया, धुआरी आ गई, उस टाइम में फ्लावर ड्रॉपिंग होता है और इससे भी ड्रॉपिंग होता है। तो इससे ड्रॉपिंग जब आपको मालूम पड़ा कि भाई थ्रिप्स है, कुछ भी नहीं, आप अरहर को फूल दिखा, फूल में 2 पकड़ी और दो पकड़ी पहले होती है, 2 पकड़ी बनी हुई रहती है, आप उसको थोड़ा सा हिलाइए तो उसमें से ये काला कीड़ा आना दिख जाएगा, काला कीड़ा निकलना चालू हो जाएगा। आप उसके लिए छिड़काव का प्रबंधन करना आपको बहुत जरूरी है। फली छेदक अल्ली, ये सबसे खतरनाक, आपका ख्याल सबका इसके तरफ ही होता है। ये पूरी आधी अंदर आधी बाहर, ये यहाँ पे खा गई, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पे जाएगी। और इसका एक खासियत है, जैसी खाएगी वैसी ये पीछे से अपनी विष्ठा छोड़ती जाएगी। तो इसको दवाई कौन सी होना चाहिए, एक तो इसको ऊपर से लगना चाहिए, या तो इल्ली ऊपर से चलना चाहिए, या तो चबाते टाइम में वो दवाई का बूंद उसके जबान को लगना चाहिए, तभी ये इल्ली मरेगी। बाद में फल मक्खी, ये जो मक्खी है इससे नुकसान क्या है, इसके ऊपर भी काश्तकारों का ख्याल नहीं, किसान भाइयों का इसके ऊपर नहीं, थ्रिप्स के ऊपर नहीं, और एक आगे और कीट बताऊंगा उसके ऊपर आपका ख्याल नहीं। ये क्या होता है, ये जो मक्खी है ये इसके पेट से बराबर देखती है कहाँ पे अपने बच्चों को कहाँ सुरक्षित रखना है। ये बाहर की सोंड से बराबर एक छेद करेगी और अपने पीछे के पेट से वहाँ से अंडा छोड़ेगी, और अंडा छोड़ने के बाद में बारीक अल्ली अंदर चालू हो जाएगी। और जब आप फल्ली खाते हो ना, तो आपको ये उसका पूरा लाइफ साइकिल वो फल्ली के अंदर कर लेती है। पहला ऐसा दिखेगा, दूसरे बार तीसरा और चौथा। इसके लिए भी आपको छिड़काव करना जरूरी है। इससे क्या होगा, एक फल्ली के अंदर, एक दाने के अंदर, 2 दाने के अंदर ये बेकार निकलेंगे और 2 दाने अच्छे निकलेंगे।
ये नुकसान करीब करीब 25 से 30% होता है। दानों का रस चूसने वाला कीड़ा, ये सबसे बेकार। ये तो पूरा तूर आपका क्या बोलते हैं उसको, कड़े के आड़कन बोलते हैं उसको, वैसा होता है। जब आप तुअर निकालते हो तो कुछ दाने आपको ये मक्खी से और इसके वजह से पूरे ऐसे बेकार निकलते हैं और कुछ अच्छे निकलते हैं। तो इसके लिए भी आपको छिड़काव का प्रबंधन करना जरूरी है। और कोहरे से, जो मैंने बताया कि कोहरा यदि आता है तो फूल झड़ना चालू हो जाते हैं। कोहरे से यदि आपको रक्षण करना है, धुआं या जाल कीजिए। पानी अर्ली इन द मॉर्निंग में सिर्फ कुएं का या बोर का सादा पानी मार दीजिए और उसके बाद में फफूंदीनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों चीज़ों कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से। ये कब करना चाहिए आपको मालूम है, कोहरा आ सकता है, नहीं आ सकता है। शाम के टाइम में आप जब घर को जाते हो खेत में से 5 या 6 बजे, तो जो घास होता है सूखा हुआ, उसको आप लगा दीजिए, काड़ी लगा दीजिए। उससे धूप ये निकलेगा, धुआरी ये निकलेगा और उसकी वजह से क्या होगा, पूरे खेत में वो फैल जाएगा। ये आपको ये करना बहुत जरूरी है। धुपन, ये कोहरा जब आता है तो धुपन आपको, ये धुपन होने के बाद में क्या होता है, ये पूरे फसल के ऊपर ऐसा सरीखा बैठ जाता है और कोहरा भी आ गया तो वो कोहरे में का जो बारीक पानी होता है, बारीक बूंदे होती है, वो अपने पौधे पर नहीं आती है। तो ये करिए। नहीं तो सवेरे 6 से 7 बजे के पहले सिर्फ बोर का या कुएं का पानी का आप पूरा छिड़काव करिए। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो सुखई या तो प्रोपिको, सुखई 40 मिली या तो प्रोपिको 20 ml प्रति पंप से लेके आप छिड़काव करिए, आपकी फसल बच जाएगी। पानी प्रबंधन, कली अवस्था में पानी देना चाहिए, दाना भरते समय पानी देना चाहिए। फूलों में पानी न दे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, बहुत फूल दिख रहे हैं, पानी दे दो, पूरे फूल नीचे आ जाएंगे। पानी आपको कब देना है, कली अवस्था में देना है और दूसरा दाना भरते समय देना है। अरहर का छिड़काव का प्रबंधन, प्रथम छिड़काव कब करना है आपको, सितंबर में आवश्यकता के अनुसार। यदि आपको सही गरज होगी, सही आवश्यकता होगी तो रेज या राउडी 15 मिली, टॉपअप 40 मिली और सल्फा बूस्ट या तो सल्फर WTG 25 ग्राम। ये आपको यहाँ पे सितंबर में क्यों दिया गया है, ये अली और थ्रिप्स के हिसाब से ये रेज और राउडी बताया गया। टॉपअप जो आपकी शाखाएं निकली है उसको पक्का करने के लिए और फूल अच्छे आने के लिए आपको टॉपअप दिया है। और सल्फा बूस्ट DX जो जहाँ पे बताया गया है, ये जो वायरस रोग बताया गया है स्टर्लिटी मोज़ेक, उसके जो माइट्स हो गए उसके कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे सल्फा बूस्ट दिया गया है। दूसरा छिड़काव कलियों की शुरुआत में करना, ये बहुत जरूरी है। कलियों की शुरुआत के अंदर आपको छिड़काव आपका सही है, पहला छिड़काव देख के कीजिए, होगी जरूरत तो ही करिए, नहीं तो ये छिड़काव बहुत जरूरी है। पांडा सुपर, सरेंडर, राउडी, उसके साथ में झेप मिलाइए, बाद में परिस 1261 और बूस्टर जिंक DDT है। यहाँ पे झेप क्यों देना है, आपको जो कुछ भी कली निकलनी है वो झेप का ऐसा एक बार मारने के बाद में पूरी कलियां निकाल सकते हो। और 1261 से क्या होगा, शाखाएं पक्के हो जाएगी। और झिंक DDT से इसके अंदर बहुत सारे नर के फूल होते हैं, वो नर के फूलों को मादी के फूलों में कन्वर्ट करना काम झिंक का है, इसलिए यहाँ पे झिंक दिया गया है। तीसरा छिड़काव फूल अवस्था और भरपूर फूल, फूल अवस्था और भरपूर फूल, फूल भी चालू है, फूल आगे भी गए हैं तो झेनॉप है, राउडी है, उसके बाद में ईमान है। ये दोनों तीनों कीटकनाशक आप मार सकते हैं। उसके बाद में बोरॉन लेना जरूरी है आपको, रायबा लेना है। रायबा क्यों लेना है, फूल से फल्ली छोटी और फल्ली में दाने भरने के होता है तो कन्वर्शन जो बोलते हैं उसके लिए आपको रायबा जरूरी है। और यदि कोहरा होता है तो सुखई या तो प्रोपिको आपको लेना है। ये आपको
तीसरा छिड़काव जो है फूल अवस्था में भरपूर फूल के लिए आपको करना जरूरी है। चौथा छिड़काव दाना भरते समय ये भी बहुत जरूरी है। क्या करना है, ईमान लीजिए, या तो तुम राउडी ले सकते हैं, बाद में जेनॉब भी ले सकते हैं, उसके बाद में भरारी डालिए, बाद में परिस 13-045 और बिग बी। परिस 1345 और बिग बी, इसका कारण क्या है, पोटैश मिलने से फल्ली में का दाना अच्छा भरेगा, जाड़ा होगा और आपको वजन मिलेगा। अंत में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो है वो बताई जाती है। यदि संभव हो तो घरेलू बीज का से बचे। रोपण के लिए 1 किलोग्राम और बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज का उपयोग कर सकते हैं। अरहर आप बेड के ऊपर लगाइए, या चिबाट जमीन, पान फसल जमीन होंगी तो बेड के ऊपर लगाइए। ज़्यादा पानी अरहर का रोपण बेड पर ही करिए। अरहर पर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अब व्हाइट गोल्ड पैटर्न के अनुसार लगाई हुई अरहर आपको दिखाई पड़ रही है। पूरा ये कोई ऐसा जाके खचेड़ा नहीं, जो ये अरहर जो हमारे खेत पे लगाई जाती है वो इस प्रकार दिखती है। कीटनाशक के स्थान पर अन्य सामग्री का उपयोग करने से उपज का 25 से 30-40% तक उपज बढ़ सकती है। अब एक ही जगह, जैसे मैंने आपको हर जगह पे बताया गया है कि कौन से टाइम में कौन सा फवारनी, क्या छिड़काव करना है, कौन से टाइम में कौन सा छिड़काव करना है, पर एट ए ग्लांस क्या करना है। पहला छिड़काव सितंबर में होता है, रेज या राउडी, उसमें टॉपअप डालिए सल्फर। दूसरा छिड़काव कलियों के शुरुआत में आप पांडा सुपर है, सरेंडर है, ईमान है, राउडी है, 15 मिली 1261 है, बूस्टर इंचिंग की डीटी है। तीसरा छिड़काव फूलों की अवस्था और भरपूर फूल रहते समय राउडी, ईमान, बुशबोर। बाद में उसके अंदर रायबा जरूरी है क्योंकि कन्वर्शन है। कोहरा होने पर सूखे या तो प्रोफिको लेना है। चौथा छिड़काव दाना भरते टाइम में ये बहुत जरूरी है। विटारा प्लस या मस्केट 30 मिली, विटारा प्लस 40 मिली, उसके साथ में भरारी 7 मिली, परिस 13-045 और बिग बी। विटारा प्लस के अंदर आप यदि मारते हैं तो आपको वहाँ पे जो अल्ली होगी दाना भरते समय वो पूरी और मस्केट से करीब 70, 80, 90% तक आपको उसका प्रबंधन मिल जाएगा। इस टाइप से यदि आप अरहर के अंदर अभी छिड़काव करते हैं तो अरहर की उपज अच्छी आएगी। जो मैंने आपको रोपण के अंतर बताए हुए हैं वो अंतर से आप लगाते हैं। उसके बाद में उसको बीजोपचार ट्राइकोपुश डीएक्स करते हैं और 25 दिन में आप पौधे कम करना, 25 दिन में पहली कटाई करना, 50 दिन में दूसरी कटाई करना और 75 दिन में तीसरी कटाई करना। ये यदि आप पूरा करते हैं और रोपण की दूरी आप बराबर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अरहर की फसल अच्छी आएगी और आप भी बोलोगे कि नहीं, ये व्हाइट गोल्ड पैटर्न से हमने अरहर की है, हमको उपज अच्छी आ गई है। तो इसी के कारण आप कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो 88 88 16 78 88 इसके ऊपर आप कॉल करिए। धन्यवाद, नमस्कार।